गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। इसके पहले हम आपको आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के विषय में पढ़ाए थे। भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, उसका महत्व क्या है। आज हम आपको बताएंगे कि भाषा के बाद बताएंगे पठन एवं लेखन। तो आज हमारा टॉपिक होगा पहले पठन, उसके बाद लेखन। हम देखेंगे पठन क्या है। पठन मतलब होता है पढ़ना, जो कि संस्कृत के पठधातु से बना है। पठन शब्द जो है वो संस्कृत के पठधातु से बना है, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। तो लिखित सामग्री को जब हम पढ़ते हैं, पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, उसे ही पठन कहा जाता है। अर्थात लिखित सामग्री को पढ़ना और पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करना ही पठन कहलाता है। जैसा कि आप सबको पहले ही बताया गया है कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो मौखिक और दूसरा लिखित। तो उसी लिखित सामग्री को पढ़ना ही पठन कहलाता है। पठन के विचार में या पठन की परिभाषा जो है उमा मंगल ने दी है कि उमा मंगल की परिभाषा है, ध्यान देंगे। उमा मंगल के अनुसार देखेंगे कि लिखित सामग्री को पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करना, करना ही पठन कहलाता है। पठन कहलाता है। अर्थात जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें जो कुछ भी लिखा गया है उसी लिखित सामग्री को पढ़ना ही पठन कहा जाएगा। तो पठन का हमारे जीवन में या हमारी भाषा में पठन का महत्व क्या है, इसके बारे में जानना बहुत अति आवश्यक होता है। तो पठन के माध्यम से ही हम या कोई भी बालक हो, वो अपनी बेझिझक बात को किसी के सामने प्रकट कर पाता है। जब सामूहिक रूप से कक्षा में बच्चों से पठन कराया जाता है, तो पठन करते करते उसके अंदर की झिझक जो होती है, संकोच जो होता है, वह समाप्त हो जाता है। तो बेझिझक वह अपनी बात को किसी के सामने कह पाता है। तो यह सब पठन के माध्यम से ही संभव हो पाता है। इसलिए बच्चों को बचपन से ही पठन का अभ्यास कराया जाने लगता है। सर्वप्रथम बच्चों को पठन कराते समय ध्यान दिया होगा कि एक एक वर्डों का पठन कराया जाता है। जैसे पहले हम पढ़ा रहे हैं उसको, तो एक एक वर्ड समझा रहे हैं, एक एक वर्डों का पठन करा रहे हैं। जैसे बेटा पढ़ो का, खा, गा। इस प्रकार से पहले हम एक एक वर्डों का पठन करवाते हैं। जब वह वर्डों को पढ़ना सीख जाता है, तो एक एक वर्डों, एक अलग वर्ड लिया हमने का और दूसरा लिया ला। फिर क्या करते हैं, इन दोनों वर्डों को जोड़कर पढ़वाते हैं उसे। अब बताइए का और ला मिलके क्या बन गया, तो बच्चा कहता है कल। इस प्रकार से पहले हम एक एक वर्ड का पठन कराएंगे, फिर वर्डों के मेल से बने हुए शब्दों को, पहले दो शब्दों से बने हुए शब्द, दो वर्डों के मेल से बने शब्द, फिर 3 वर्डों के मेल से बने शब्द, फिर 4। उसके बाद हम फिर धीरे धीरे बच्चों को मात्राओं का ज्ञान सिखाने लगते हैं। जैसे जब बच्चा वहां सीख जाता है कि आ से अनार, ये क्या है, फिर इसमें हम मात्रा सिखाना शुरू करते हैं। तो माँ से
मछली। अब ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन जब हम मात्रा का ज्ञान करवाने लगते हैं बच्चों से, तब आ और माँ को मिला के मात्रा का ज्ञान करवाते हुए पढ़ाते हैं। पढ़िए आम। तो आ के ऊपर बल देते हुए बच्चों से पठन करवाया जाता है। इसी प्रकार से पहले वर्ड सिखाया गया, फिर वर्डों के मेल से 2 अक्षर के सब 3 अक्षर 4 अक्षर वाले, फिर मात्राओं का ज्ञान कराया गया। तो यह सब जब बच्चा सीख जाता है, पठन कौशल में निपुण हो जाता है, उसके बाद ही हम बच्चों से लेखन करवाते हैं। तो पठन का महत्व क्या होता है? जैसा हमने पहले ही बताया कि पठन के माध्यम से ही बच्चा जो है वो बेझिझक किसी के सामने अपनी बात को स्पष्ट कर पाता है या कह पाता है। अगला होता है कक्षा में ठहराव है। ठहराव का मतलब समझते हैं, रुकना। किसी कक्षा में बच्चों को रोकने के लिए पहली बात तो कक्षा में जो भी अध्यापक हो उसे पठन जो हो वह रुचिपूर्ण तरीके से करवाना चाहिए। जैसे कि बच्चे का मन जो हो उस कक्षा में लगा रहे। बचपन में आप देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो विद्यालय जाने में बहुत डरते हैं, भागते हैं, उनको जबरदस्ती पकड़ा जाता है, कक्षा में रोका जाता है। तो यह अध्यापक का दायित्व होता है कि वह जो भी शिक्षण कार्य करवा रहा है, जो अध्यापक कक्षा में रह रहा है, वह शिक्षण कार्य इतने रुचिपूर्ण तरीके से कराए कि बच्चा जो हो वह कक्षा में रुकने लगे या कक्षा में ठहरने लगे। तो कक्षा में ठहरने के लिए बच्चों से हम क्या करते हैं, सस्वर वाचन करवाते हैं। सस्वर वाचन मतलब सस्वर पठन। सस्वर पठन में क्या होता है, बच्चे तेज तेज से एक साथ पढ़ते हैं। तब क्या होता है कि बच्चों का मन क्लास में लगने लगता है या कक्षा में लगने लगता है। उसके बाद होता है पाठ्य पुस्तक में रुचि या जुड़ाव। नई नई पुस्तकों में रुचि उत्पन्न होने लगती है। जब हम पठन सीख जाते हैं, पढ़ना सीख जाते हैं, तब क्या करते हैं, हमारी रुचि जो होती है वो पठन के तरफ ज्यादा हो जाती है। तब हम नई नई पुस्तकों को ढूंढने लगते हैं और नई नई चीजों को पढ़ना चाहते हैं। तो पाठ्य पुस्तक में रुचि यदि हमारी उत्पन्न हो रही है तो वह किसके माध्यम से हुई है, सिर्फ पठन के माध्यम से। तो बच्चे को पठन कौशल में हमेशा तत्पर रहना चाहिए और पठन कौशल में तीव्र होना चाहिए। उसके बाद अभिव्यक्ति क्षमता का विकास। अभिव्यक्ति क्षमता का विकास जो होता है वह जब बच्चा पठन में निपुण होता है तो वह अपने मन की बात को व्यक्त करना ही अभिव्यक्त कहलाता है। तो अपने मन की बात को जो है बेझिझक किसी तरीके से कह पाता या किसी व्यक्ति के सामने कह पाता है। अभिव्यक्ति का विकास जो होता है पठन कौशल में निपुण होने के कारण ही हो पाता है। उसके बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ाने में भी पठन का बहुत ही महत्व रहता है। जब हम किसी क्षेत्र में अधिक तीव्र हो जाते हैं तो उसमें हमारा आत्मविश्वास होता है वह बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा खेल कूद में आगे है, कोई पढ़ाई में आगे है, कोई कला में आगे है, कोई डांस में, कोई गाने में, है ना। तो जिस क्षेत्र में जो भी बच्चा जो है तीव्र होता है उसका आत्मविश्वास उसमें अधिक रहता है, उसमें वह चुनौतीपूर्ण कार्य कर सकता है। यदि हम किसी बच्चे से मान लीजिए वह खेल कूद में अधिक तीव्र है तो हम उससे मान लीजिए किसी चीज की चुनौती देते हैं, तो यदि उसको विश्वास है, उसका आत्मविश्वास तीव्र है, तो वह खेल में किसी भी चुनौती को स्वीकार करने में पीछे नहीं हटेगा। इसी प्रकार से यदि पठन में बच्चा निपुण है तो उसका आत्मविश्वास पठन के विषय में या पठन के क्षेत्र में अत्यधिक होगा। तो पठन के माध्यम से ही वाचन की स्पष्टता और शुद्धता का भी विकास होता है। जब पठन करवाने लगते हैं तो पठन करवाते समय अध्यापक को चाहिए कि वह बच्चे के एक एक वर्डों पर, एक एक मात्राओं पर विशेष ध्यान देते हुए ही पठन करवाए। और जब ध्यान देते हुए बच्चों से पठन करवाया जाता है तो बच्चा जो है वह वाचन क्षमता में निपुण होता है और उसकी भाषा जो होती है वह अस्पष्ट होती है। अशुद्ध उच्चारण के कारण में हमने आपको पहले इसके बता भी दिया है या पढ़ा दिया है कि बच्चा जो होता है वह जब सभी मात्राओं को, वर्णों को, अनुस्वार, हलंत, विसर्ग
इन सब का ज्ञान जब रहेगा तभी बच्चा जो है शुद्ध उच्चारण और अस्पष्ट उच्चारण कर पाता है। तो अशुद्ध उच्चारण न हो पाए, शुद्ध पठन हो, शुद्ध वाचन हो, इसके लिए जो है अध्यापक को हमेशा बच्चों के पठन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, उसके वर्णों पर, शब्दों पर, मात्राओं पर ध्यान देना चाहिए। और यह कार्य जब बचपन से ही किया जाता है तभी बच्चा जो होता है वह भाषा को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाता है, स्पष्ट रूप से किसी लिखित सामग्री को पढ़ पाता है या बोल पाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि पठन के प्रकार कितने हैं। पठन के महत्व के बाद हमको देखना है कि पठन के प्रकार कितने हैं। पठन के प्रकार, पठन के प्रकार में हम देखेंगे वैसे जो है अलग अलग लोग जो है अलग अलग विचारधाराएं देते हैं या अलग अलग विचार उत्पन्न करते हैं, लेकिन कुछ प्रकार ऐसे हैं जिनको निम्नलिखित रूप से माना गया है। जैसे पहला है हमारा सस्वर पठन। पठन के प्रकार हम देखेंगे सस्वर पठन। दूसरा है हमारा मौन पठन। मौन पठन। तीसरा है दृश्य पठन। दृश्य पठन। और चौथा है अभिनय पठन। अभिनय पठन। फिर है मुद्रा भाव पठन। मुद्रा भाव पठन। सस्वर पठन, मौन पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन, मुद्रा भाव पठन, उसके बाद अक्षर पठन, अक्षर पठन और मात्रा पठन, मात्रा पठन। कितने हो गए? सस्वर पठन, मौन पठन, दृश्य पठन और अभिनय पठन, मुद्रा भाव पठन, अक्षर पठन और मात्रा पठन। और अगला है शब्द पठन। शब्द पठन। अब आप देख रहे हैं कि पठन को जो है कई प्रकार से व्यक्त किया गया है या पठन के कई प्रकार बताए गए हैं। सस्वर पठन का तात्पर्य होता है जब किसी कक्षा में एक के साथ कई बच्चों को सामूहिक रूप से पठन करवाया जाता है तो वह सस्वर पठन के अंतर्गत आता है। सस्वर वाचन के अंतर्गत हमने बताया था सस्वर वाचन तेज तेज बोलना। तो अध्यापक जब तेज या वाचन करता है, तेज तेज पढ़ता है, बोलता है तो उसे वाचन कहते हैं। और उसी को बच्चा जब एक साथ जो है सामूहिक रूप से पठन करता है या पढ़ता है तो उसे पठन कौशल या पठन कहा जाता है। तो सस्वर वाचन में सस्वर पठन में क्या होगा कि एक बच्चों के साथ कई बच्चों का समूह होता है। कई बच्चे एक साथ जब किसी लिखित सामग्री को जोर जोर से पढ़ते हैं तो वह सस्वर पठन कहा जाता है। और उसके बाद होता है मौन पठन। मौन का मतलब होता है शांत पठन। मतलब ये कि बिना ध्वनि किए, बिना आवाज किए पठन करना। जब हम लिखित सामग्री को बिना बोले, बिना आवाज किए मन ही मन पढ़ते हैं तो उसे मौन पठन कहा जाता है। सस्वर पठन की अपेक्षा मौन पठन में शब्दों का अर्थ जो है वो ज्यादा अधिक ग्रहण किया जाता है, क्योंकि मौन पठन करते समय हर एक शब्दों का अर्थ ग्रहण कर जो है ज्यादा होता है, अर्थ के ऊपर ज्यादा विशेष ध्यान जाता है। तो मौन पठन के अंतर्गत हम देखेंगे, जैसा हमने बताया कि इसमें बिना बोले, बिना होठ हिलाए, बिना ध्वनि किए मन ही मन लिखित सामग्री को जब पढ़ा जाता है तो उसे मौन पठन कहा जाता है। उसके बाद है दृश्य पठन। दृश्य पठन का तात्पर्य होता है, दृश्य का मतलब होता है देखना।
जब कक्षा में अध्यापक बच्चों को किसी भी चित्र को दिखाते हुए उससे कोई पाठ या कोई पाठ पढ़वाता है तो उसे दृश्य पठन के अंतर्गत पढ़ा जाता है या कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ कि छोटे बच्चों को जो शिक्षा होती है वो बहुत रुचिपूर्ण तरीके से देनी चाहिए। अध्यापक को हमने बताया कि छोटे बच्चों को पढ़ाते समय उनकी रुचि का विषय ध्यान देना चाहिए। जिस बच्चे की रुचि आप जिस विषय में अधिक देखें उसे वही विषय ज्यादा पढ़ाना चाहिए या ज्यादा बताना चाहिए। लेकिन जो है जितने भी विषय हैं अध्यापक का कर्तव्य होता है कि वह प्रत्येक विषय को रुचिपूर्ण तरीके से बच्चों के सामने व्यक्त करे या पढ़ाए। तो बच्चों को दृश्य देखना ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे आजकल तो नई नई तकनीक चल रही है, आपने देखा होगा कि पहले जो है बच्चों को सिर्फ जो है चार्ट के माध्यम से पढ़ा दिया जाता था या किताब के माध्यम से पढ़ाया जाता था। तो आजकल आपने देखा होगा कि बच्चों को कार्टून बहुत पसंद आते हैं। तो विद्यालयों में नए नए संस्थानों में क्या किया जाता है कि प्रोजेक्टर के माध्यम से कार्टून दिखाते हुए बच्चों को रोकने का अभ्यास किया जाता है, प्रयास किया जाता है, जिससे बच्चे हमारे शिक्षण संस्थान में रुके। तो इसी प्रकार से जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उसी में बच्चों के रुचि का ध्यान देते हुए ही उनको पढ़ाना चाहिए। इसलिए नए नए दृश्य को दिखाकर नए नए दृश्यों के माध्यम से बच्चों को एक एक अक्षर का एक एक शब्द का पठन करवाना चाहिए। तो दृश्यों को दिखाते हुए यदि पठन करवाया जाता है तो वह दृश्य पठन कहलाता है। अब आता है हमारा अभिनय पठन। अभिनय का मतलब समझ रहे होंगे आप। अभिनय का मतलब होता है अभिनय करना या नाटक करना। तो जब बच्चों के सामने किसी भी चीज को आप कहिए, मान लीजिए हम नाचते हैं तो वह नाचने का प्रयास करते हैं, हम गाते हैं तो हमारा देखकर वो गाने का प्रयास करते हैं। हम मान लीजिए बच्चों के सामने कोई कुत्ता बोल रहा है तो वह कुत्ते की आवाज निकालना चाहते हैं, बिल्ली बोल रही तो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बचपन में बच्चे जो होते हैं वह बहुत ही नकलची होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें जो भी सिखाना हो, सदाचार की बातें बताना हो या उनको जो भी मतलब बताना हो वह बचपन से ही प्रयास करना चाहिए। बचपन से ही बच्चों के अंदर हम जिस गुण का विकास करेंगे वह उनपे वयस्क होने तक उपलब्ध रहेगा। तो जैसा हमने बताया कि वह जो होते हैं वह नकलची होते हैं, तो उनके सामने हम जिस विषय वस्तु को जिस शब्द को अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे वह उसका नकल अवश्य करेंगे और उसे पढ़ेंगे। तो बच्चों के सामने यदि हम अभिनय करते हुए किसी वर्ड को शब्द को पढ़ाते हैं तो वह अभिनय पठन के अंतर्गत आता है। अभिनय के बाद आएगा मुद्रा भाव पठन। मुद्रा भाव में होता है कि शिक्षक जो होता है वह बच्चों के सामने उनकी भाषा की पुस्तक से मुद्रा भाव पठन करवाता है। जिस भाषा में जिस बच्चों की अधिक रुचि होती है उसी पुस्तक से अध्यापक जो होता है उससे पठन करवाता है। उसके बाद होता है हमारा अक्षर पठन। अक्षर पठन के अंतर्गत एक एक अक्षर को बच्चों को पढ़ाना, या आपने ध्यान दिया होगा कि जो फ्लैश कार्ड होते हैं कार्डों पे एक एक वर्डों को लिखना, एक एक वर्डों को लिखकर बच्चों को दिखाना। अब उनसे पूछना कि बेटा ये क्या लिखा है। मान लीजिए आपने फ्लैश कार्ड पे आ लिखा है, तब आप वही कार्ड दिखाते हुए बच्चों से पूछेंगे कि इस पे क्या लिखा है, तो बच्चा बताएगा आपको कि आ लिखा है। फिर आप दूसरा कार्ड लेके उसमें आपने लिखा है मान लीजिए का। अब कार्ड को दिखाते हुए आप उनसे पूछेंगे ये क्या लिखा है, तो बच्चा बोलेगा का। तो यह विधि जो है यह पठन जो होता है वह अक्षर पठन के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब एक एक वर्डों को अक्षरों को बच्चों के सामने दिखाना और दिखाते हुए उनसे उत्तर लेना कि यह क्या लिखा है, या प्रश्न करते हुए उनका उत्तर प्राप्त करना ही अक्षर पठन के अंतर्गत आता है। उसके बाद है मात्रा पठन। मात्रा पठन में भी वही है कि जब शब्द पठन कर लेता है बच्चा, हमने पहले ही बताया था, जब वर्डों को पहचान लेता है तब हम वर्डों के मेल से शब्द पर पढ़ाते हैं उनको। जब शब्दों को पहचान जाता है
पठन करवाते हैं। शब्द पठन में निपुण होने के बाद ही हम उसे मात्रा पठन करवाएंगे। जब बच्चा जान गया कि ये का लिखा है और ये ला लिखा है, उसके बाद ही हम मात्राओं का ज्ञान करवाएंगे। तब हम मान लीजिए का हमने एक ही मात्रा लगाया और ला पे 8 ही मात्रा लगाया, तब बच्चों से हम मात्राओं का मात्रा पठन करवाते हैं। तब हम पढ़वाते हैं, तब बच्चा हमें मात्राओं से बने हुए शब्दों को पढ़कर बताता है। तो यह हमारा कहलाता है मात्रा पठन। मात्रा पठन जो होता है वह हमने क्रम थोड़ा गलत कर दिया है, लेकिन मात्रा पठन जो होता है वह शब्द पठन के बाद होता है। हमने पहले ही बताया कि जब हम शब्दों को बच्चों को पढ़ाना सिखा देते हैं, उसके बाद ही मात्रा पठन करवाते हैं। तो अभी जो है पठन के अंतर्गत आपने देखा कि पठन कितने प्रकार का होता है। इसी के आगे अब हम देखेंगे कि पठन की शिक्षण विधियां क्या है। पठन की शिक्षण विधि कहने का मतलब हुआ कि किस माध्यम से बच्चों से पठन करवाया जाए जो अधिक उपयोगी हो। तो पठन की शिक्षण विधियां, पठन की शिक्षण विधियां। अब अभी आपने देख लिया पठन क्या है, पठन की परिभाषा क्या है, पठन के प्रकार कितने हैं। अब पठन की शिक्षण विधियां जो है, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।